सिंध प्रोविंस है और उसके बाद पंजाब के जो जनूबी एरियाज़ हैं जैसे रेमियर खान हो गया, खानपुर, मुल्तान और सिंध के एरियाज़ में घोटकी डैर की और शहजादपुर साइड, यहाँ से हम जो है वो कॉटन बाय करते हैं और उसके बाद हम उसका जो है ना वो यान तैयार करते हैं। नहीं, ये हमारी जो मिल का माल है ना, सारा ये सर यान मार्केट में ही जाता है और आगे वीविंग जो है ना मुख्तलिफ में उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे पास तो सिर्फ 100% कॉटन ही यूज़ हो रही है और मार्केट में आपको वॉशिंग वेयर में मिलेगा और उसके बाद जो है ना हौजरी के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट यान्स का जो कपड़ा बनता है वो भी अलग है। लोन के लिए जो है ना जी वो 100% कॉटन ही जो है वो यूज़ की जाती है और वो ज़रा फाइन क्वालिटी होती है, बहुत बारीक धागा जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर, सनत इसकी पहचान है, टेक्सटाइल की ये सिटी है। कपड़ा यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में यहाँ से बन के भिजवाया जाता है। बहुत मशहूर कपड़े की सनत जो है फैसलाबाद में लगी हुई है। लेकिन कपड़े से पहले धागा जो है स्पिनिंग यूनिट्स में किस तरह से तैयार होता है, किन किन प्रोसेस से धागा जो है गुजरता है और लास्ट तक पैकिंग तक धागा जो है किन मराहिल से होकर गुजरता है, कौन कौन सी मशीनें इसमें इस्तेमाल होती हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी जो तफसीलात हैं वो जानने के लिए हम एक स्पिनिंग यूनिट में मौजूद हैं। नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि धागा जो है कपास से लेकर बिल्कुल एंड तक जब धागे की कौन्स बन जाती हैं किन मराहिल से ये गुजरता है और टेक्निकल टर्म्स इसकी क्या हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद की जो धागे की सनत है इसको दरपेश मसाइल क्या है, उसके लिए हम रीजनल चेयरमैन एप्टमा जो है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले नसीर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नसीर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कॉटन का ढेर हम देख रहे हैं, कितनी कॉटन ये है अंदाज़न आपकी, और इसको किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद ये धागे में कन्वर्ट होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी जो कॉटन है वो बेल्स की शक्ल में आती है। उसके बाद हमारे स्पिनिंग यूनिट में सबसे पहले मिक्सिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे इसको जो है मुख्तलिफ मराहिल में ब्लेंड किया जाता है और नेक्स्ट सर ये है कि हमारी जो मिक्सिंग है ये बेल प्लकर में चली जाती है। प्लकर से मुख्तलिफ बिलो रूम के पॉइंट से होते हुए ये कार्डिंग में शूट फीड हो जाती है और नेक्स्ट जो हमारा साथ स्टेप है कार्डिंग के बाद ड्राइंग ब्रेकर का है। ब्रेकर्स में अब आगे दो मराइल शुरू हो जाते हैं। एक कार्डिंग कार्डेड होता है और एक कोम्ड होता है। जो कार्डेड मटेरियल होता है वो डायरेक्टली सिम्प्लेक्स में चला जाता है और जो कोम्ड होता है वो कोम्बर से होके जाता है। तो सिम्प्लेक्स से रूमिंग जब तैयार हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिंग डिपार्टमेंट। रिंग डिपार्टमेंट में हम इसको यार्न की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसके जो है रिंग के बाद हमारे पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो ऑटो कोन है और वहाँ से हम इसको फिनिश गुड्स में जो है ना वो कोन्स की शक्ल में। अच्छा, ये सारा स्टेप आपने बताया, मुझे ये बताइएगा इसमें वक्त कितना दरकार होता है और इसकी क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है? ये बिलो रूम से लेके जो है ना ऑटो कोन तक तकरीबन इसको 48 घंटे लग जाते हैं। ये मशीनें पे सर जो लेबर्स है ना उसके तो डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो क्वालिटी किस तरह की चल रही है, कोर्स काउंट चल रहा है या फाइन काउंट चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैनेज की जाती है लेबर। अच्छा, और मुझे ये बता दें, जैसे अभी 20-40 नंबर का कोई इसमें वो होता है, वो क्वालिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से होता है, ये वो क्या प्रोसेस है? जी जी, वो सर काउंट होते हैं 20 सिंगल, 24 सिंगल या 26 30 एंड 36 40, ये मुख्तलिफ डिमांड के हिसाब से मार्केट की वैल्यू जो है ना ये सेट की जाती है कि कौन सा सर, आता है। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पे एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो धागा हम बना रहे हैं, ये कपड़े की किन किन अशिया में जो इस्तेमाल होता है, जैसे हौजरी है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। हौजरी डिपार्ट ये सर हम तो जो है वो सिर्फ स्पिनिंग तक ही महदूद हैं। अब हम डिमांड पे चलते हैं कि हमने हौजरी का यार्न बनाना है, वो ज़रा सॉफ्ट होता है और उसके बाद वाशिंग वेयर के लिए जो है वो उसमें साथ में जो है सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है। तो हम तो 100% कॉटन ही चला रहे हैं, हमारे पास जो है वो कॉटन। ये सर हमारे जो सिंध प्रोविंस है और उसके बाद पंजाब के जो जनूबी एरियाज़ हैं जैसे रेमियर खान हो गया, खानपुर, मुल्तान और हारूनाबाद, कोटाबाद साइड हो गई और सिंध के एरियाज़ में घोटकी डैर की और शहजादपुर साइड, यहाँ से हम जो है वो कॉटन बाय करते हैं और उसके बाद हम उसका जो है ना वो यार तैयार करते हैं। नहीं, ये हमारी जो मिल का माल है ना, सारा ये सर यार मार्केट में ही जाता है और आगे वीविंग जो है ना मुख्तलिफ में उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे पास तो सिर्फ 100% कॉटन ही यूज़ हो रही है
और मार्केट में आपको वाशिंग वेयर में मिलेगा, और उसके बाद जो है ना हौजरी के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट यार्न्स का जो कपड़ा बनता है वो भी अलग है। लॉन के लिए जो है ना जो वो 100% कॉटन ही जो है वो यूज़ की जाती है, और वो ज़रा फाइन क्वालिटी होती है, बहुत बारीक धागा जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। जी नाजरीन, ये एक स्पिनिंग यूनिट है जिसमें कॉटन, रॉ कॉटन से लेकर एंड तक पैकिंग जो है वो आपको हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। इसके साथ साथ कॉटन के या धागे की जो इंडस्ट्री है ये कितनी पुरानी है, इसमें क्या कौन से अवामिल दरपेश हैं कि ये इंडस्ट्री जो है फैसलाबाद में ग्रो नहीं कर पा रही, या अब इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है। इसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हम रीजनल चेयरमैन एप्टमा के पास जाएंगे, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको तमाम तर तफसीलात जो है आज़ाद डिजिटल पर दिखाते रहेंगे। धागे की ये सनत है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत भी है और बहुत पुरानी सनत है। 1950s से जो स्पिनिंग मिलें हैं पाकिस्तान में लगनी शुरू हो गई थी। इवन अगर आप कहें तो पाकिस्तान से पहले भी हल्की फुल्की कोई मिलें होती थी, लेकिन 50s के बाद ये मिलें पाकिस्तान में लगनी शुरू हो गई थी। तो इस वक्त ये सनत जो है उसके बारे में आगे अगेन बात करेंगे। अब मैं समझाना ये है कि ये धागा क्या होता है, जिसको हम यान कहते हैं। यान दो तरह के यान होते हैं, एक कॉटन यान जिसको नेचुरल फाइबर कॉटन है, जब फार्म से जो कॉटन है जिसको फुटी कहते हैं वो जिनिंग मिलों में जाती है, और वहाँ से ये जो कॉटन है वो साफ़ होकर स्पिनिंग मिलों में जाती है। उससे कॉटन का यान जो है एक तरह बनता है, और दूसरा जो होता है उससे बनता है ब्लेंडेड यान। ब्लेंडेड यान के अंदर पॉलिएस्टर और विस्कोस भी इस्तेमाल होते हैं। तो ब्रॉडली यू कैन से कि दो किस्म के यान होते हैं, 100% कॉटन और ब्लेंडेड यान। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारी सनत इस वक्त सिचुएशन क्या देखते हैं, और ओवरऑल जो टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के आप रीजनल चेयरमैन भी हैं, तो बतौर चेयरमैन आप किस तरह से देख रहे हैं, मुश्किलात हैं या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त ग्रो नहीं कर रही। उस पर ग्रो ना करने की वजह जो है वो पहले ये होती थी कि पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कम होती थी। हमारा बेसिक रॉ मटेरियल पहले कॉटन हुआ करता था। जब कॉटन की पैदावार कम होती थी तो हमें कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब कुछ अरसे से इस तरह हुआ है कि हमारे जो हम धागा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हुआ, धागे की शक्ल में भी और कपड़े की शक्ल में भी। जो ये मटेरियल है वो फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हो गया। एक स्कीम है जिसको EFS कहते हैं, वो स्कीम बनी तो थी एक्सपोर्टरों की फैसिलिटेशन के लिए कि उनको जो भी उनका रॉ मटेरियल है वो एक जो है आसान तरीके के साथ बाहर से वो इंपोर्ट करके दुनिया में competitive हो जाए। लेकिन उसने क्या किया, इस स्कीम ने क्या किया कि हमारी सनत की कमर तोड़ के रख दी है। बहुत से लोग EFS के ऊपर धागा मंगाना शुरू हो गए। हमारे पाकिस्तानी धागे की डिमांड जो है वो कदरे कम हो गई, और अगर आप ड्यूटी पेड भी धागा मंगाएं, जिस पर ड्यूटियाँ पे करते हैं, उसको भी इंपोर्ट करें तो वो भी पाकिस्तानी धागे से कम कीमत में पाकिस्तान आ जाता है। हमारे धागे की कीमत बढ़ने की भी कई वजूहत हैं। उसमें एक, जैसे पहले मैंने अर्ज़ की थी कि कॉटन जो है वो हमें इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। दूसरा जो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, जिसके अंदर कलीदी किरदार जो है वो पावर के रेट्स करते हैं, वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। पहले इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, और लेबर भी, पाकिस्तान की लेबर जो है वो भी काफ़ी, उसकी भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इस वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, या यानी कि धागा बनाने की जो कॉस्ट है, वो इस वक्त शायद दुनिया में हाईएस्ट है। तो इसलिए हमारा पाकिस्तानी धागा जो है वो थोड़ा सा महंगा बनता है, और इम्पोर्टेड धागे के साथ हमारी जो है वो मुकाबला है, जो हम इस वक्त मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, धागा जैसे आपने बताया 1950s से ये सनत चलती आ रही है, अब जाके जो है इसमें इंपोर्ट करने की पोजीशन भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो सर ये जो मशीनरी है ये कितनी महंगी है, क्या पाकिस्तान में बन रही है ये मशीनरी, या ये भी हमें दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ी है? देखिए, पाकिस्तान में जो है मशीनरी नहीं बनती, इसकी तमाम मशीनरी जो है वो इंपोर्ट होती है।
और पहले तो यूरोपियन प्लांट्स आया करते थे, उसके बाद जापानी प्लांट आने शुरू हो गए, फिर उसके बाद अब चाइनीज़ प्लांट भी आते हैं। तो इसकी मशीनरी पाकिस्तान में नहीं बनती। आपने सवाल किया कितनी महंगी है, तो अब अगर नई कोई फैक्ट्री लगाएं तो वो तो 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगती है। बहुत महंगी हो गई है जो है मिलें लगाना। अब नामुमकिन सी बात है कि कोई आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि रिटर्न ROI जिसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि कपड़े का प्रोसेस जो है उससे पहले धागा बनता है, तो धागे का प्रोसेस कितने दिन का होता है या कितनी तेज़ी है इसमें, थोड़ा ये इलेबोरेट कीजिएगा। सबसे पहले जब कॉटन आती है, आप फीड करते हैं मिल के अंदर, तो तकरीबन आप समझ लें कि 3 दिन के बाद उसका जो है ना धागा तैयार होके मशीन से निकल के पैक हो जाता है। 3 दिन का ये प्रोसेस है। ये स्पोर्ट्स में भी यूज़ हो रहा है या ये जस्ट कपड़ों के लिए यूज़ होता है? देखिए, स्पोर्ट्स में धागा इस्तेमाल नहीं होता। ये एक्चुअली तो होता है कि जब हम धागा बनाते हैं 2 तरह का होता है, या वो वीविंग का धागा होता है या वो नीटिंग का धागा होता है। वीविंग का धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, और जो नीटिंग का धागा होता है नीटेड फैब्रिक बनते हैं, यानी कि टी-शर्ट्स वगैरह उससे बन सकती हैं। तो इस तरह ये 2 वीविंग और नीटिंग 2 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको किया जा सकता है।